चलिए फिफ्थ पैराग्राफ पढ़ते हैं हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से। देखिए तो डायरी का पहला पेज इस तरह से लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ डियरेस्ट किटी। तो जो पहली हेडिंग जिस तरह से उसने संबोधित किया है, एड्रेस किया है, तो वो डियरेस्ट किटी से एड्रेस किया है। और इस साइड में डेट पड़ी हुई सैटरडे 20 जून 1942। हो सकता है एक नंबर में ये पूछ लिया जाए आपसे कि कौन सी डेट पड़ी हुई है उसकी डायरी में। जो डायरी वो लिखना शुरू करती है, क्या डेट है और क्या डे है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सैटरडे 20 जून 1942। देखिए इसको पढ़ते हैं हम लोग। Our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have staked their entire holiday savings on their bet. From morning to night, it's you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G's pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creatures on earth. I am not so worried about my girlfriends and myself. Will make it. The only subject I am not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Keesing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework, an essay on the subject, a chatterbox. A chatterbox? What can you write about that? I would worry about that later. I decided. I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag, and tried to keep quiet. देखिए इसका अर्थ समझते हैं। तो पहले तो उसने एंट्री में ऊपर डियरेस्ट किटी करके संबोधित किया है अपनी डायरी को। फिर आगे डेट लिखिए सैटरडे 20 जून 1942। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है कि हाउ डज एनी फ्रैंक एड्रेस हर डायरी, तो किस प्रकार से वो अपनी डायरी को एड्रेस करती है, तो उसको किटी कहती है। देखिए ये ध्यान रखना है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए इसको पढ़ते हैं। आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। हमारा एंटायर मीन्स पूरा, क्लास कक्षा, इज है, क्वेकिंग कांप रही, इन इट्स बूट्स अपने जूतों में। इसका अर्थ ये है कि सारे बच्चे डरे हुए हैं और कांप रहे हैं कक्षा में बैठे बैठे। क्यों? इसका अर्थ वो कहना ये चाहती है कि एक डर का माहौल है पूरे क्लास में। द रीज़न, उसका कारण, द रीज़न मीन्स कारण, द कारण ऑफ कोर्स मीन्स बिना किसी शक के, नो डाउट, इज द फोर्थ कमिंग। क्या है? फोर्थ कमिंग का अर्थ होता है अभी जो फ्यूचर में कोई चीज़ें आने वाली हैं उसको फोर्थ कमिंग कहते हैं। फोर्थ माने वैसे सामने होता है, कमिंग माने आने वाला। जो चीज़ें सामने आने वाली हैं, आगे आने वाले समय में होने वाला है। मीटिंग, जो मीटिंग होने वाली है, इन विच, जिसमें द टीचर्स, अध्यापकगण या अध्यापक, डिसाइड, फैसला करते हैं, हु विल मूव, कौन आगे बढ़ेगा, अप टू द नेक्स्ट फॉर्म,
अगली कक्षा तक, हाँ अगली कक्षा को जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको पीछे रखा जाएगा। कहने का अर्थ यह है कि आने वाले समय में जब टीचर्स आएंगे और बच्चों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो उस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि किस बच्चे को उसी कक्षा में रहना है यानी फेल हो जाएगा, और कौन सा बच्चा आगे जाएगा। देखिए फिर से पढ़ते हैं, द रीजन ऑफ कोर्स नो डाउट, इसका कारण इज द फोर्थ कमिंग, आगे आने वाली मीटिंग है, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, अध्यापक फैसला करते हैं, हु विल मूव अप, कौन ऊपर जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको पीछे रोक करके रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, हाफ द क्लास कक्षा का आधा, जो आधे बच्चे हैं कक्षा में वे, इज मेकिंग बेट्स, आधी कक्षा क्या कर रही है, शर्तें लगा रही है। मेक बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। जीएन, अब देखिए वो पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं सारे बच्चों का, सारे अपने सहपाठियों का, क्लासमेट्स का, तो वो शॉर्ट में लिख रहे हैं जीएन एंड आई, उसकी सहेली जो है वो है जीएन, एंड आई, जीएन और मैं, लाफ हंसते हैं, अवर सेल्फ अपने ऊपर, सिली मूर्खतापूर्ण तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं। एट द टू बॉयज, सॉरी हम लोग हंसते हैं, किस पर हंसते हैं, टू बॉयज, दो लड़कों पर, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, मतलब हम आपस में, यहाँ पर अवर सेल्फ का मतलब हम आपस में हंसते हैं, उन बहुत मतलब हल्के मूड से हंसते हैं उन दो लड़कों पर, बिहाइंड अस, जो हमारे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए हैं, जिनका एक का नाम है सीएन, शॉर्ट फॉर्म बता रही है, एंड जेक्स, एक का नाम सीएन है, दूसरे का नाम जेक्स है, ये लड़के हैं, दोनों शरारत कर रहे हैं और हम उन पर हंस रहे हैं। हु हैव स्टेक्ड, जिन्होंने दांव पर लगा दिया, स्टेक का मतलब होता है दांव पर लगा देना, जिन्होंने दांव पर लगा दिया है, देयर एंटायर, अपनी पूर्ण सभी हॉलीडे सेविंग्स, छुट्टियों में जितनी भी सेविंग्स उन्होंने की थी, जितना पैसा बचाया था उसको दांव पर लगा दिया है। किस बात पर, ऑन देयर बेट, शर्त पर लगा दिया है। किस बात पर, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, क्या बातें हो रही हैं बच्चों में आपस में, अरे तुम पास हो जाओगे, तुम पास होने वाले हो, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने वाले हो। तो कोई दूसरा बोलता है नो आई एम नॉट, अरे नहीं मैं नहीं पास हो पाऊंगा, ऐसे बच्चे कह रहे हैं। यस यू आर, दूसरा कोई कहता है अरे तुम होने वाले हो पास, नो आई एम नॉट, फिर वो कहता है अरे नहीं मैं नहीं पास हो पाऊंगा। मतलब एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, इसलिए सारे बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं भाई हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ था और तुम तो पास होने वाले हो। जिससे कहा जा रहा है वो भी कहता है नहीं नहीं आई एम नॉट। इस तरह से बातें आपस में हो रही हैं। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट्स। अब देखिए यहाँ पर एक जो इसकी सहेली है, जिसका नाम इसने जीएन बताया है, तो उसको कहते हैं जो जी है उसकी सहेली है, शॉर्ट फॉर्म उसने फर्स्ट लेटर बताया है। जो जी की प्लीडिंग ग्लांस, प्लीड का मतलब होता है किसी से कोई बात मनवाना, मनवाने के लिए कुछ कहना। तो जो जी की प्लीडिंग ग्लांसेस, ग्लांस का मतलब नज़रें, जो जी है उसकी सहेली वो अब उन लड़कों को मना करने की कोशिश कर रही है कि शरारत मत करो, शोर मत करो। तो उनको मनाने वाली नज़रों के साथ जो देख रही है उसकी जो नज़रें हैं वो भी नहीं। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट्स, और मैं, आउटबर्स्ट का मतलब होता है अचानक से गुस्से में कोई बात कहना या फिर हंस पड़ने को आउटबर्स्ट कहते हैं। लेकिन मेरी जो नाराज़गी भरी आउटबर्स्ट्स हैं, मैं अचानक से उन पर डांटने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ उन पर, कांट काम देम डाउन। ये दोनों चीज़ें यानी जी की जो प्लीडिंग ग्लांसेस हैं और मेरी जो मैंने बार बार उनको गुस्सा दिखाया वो भी कांट नहीं कर सकते। काम मीन्स शांत, CALM, काम मीन्स शांत, देम डाउन, उनको शांत नहीं कर पा रही हैं। पीछे जो लड़के बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज। डमी का मतलब होता है कोई चीज़ जो नकली बनाई जाए, असली की तरह दिखने वाली कोई नकली चीज़ बनाई जाए उसको डमी कहते हैं। जैसे जो कपड़ों के दुकानों पर स्टेचूज बनाए जाते हैं उनको भी डमी कहते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो असली तरह दिखती तो है लेकिन है नकली, उसको डमी कहते हैं। तो वो कहती है इफ़ यू आस्क मी, यदि आप मुझसे पूछें, देयर आर सो मैनी डमीज, बहुत सारे यहाँ पर डमीज बैठे हुए हैं, मतलब ऐसे छात्र हैं कि दिखते तो छात्र हैं लेकिन वो छात्र हैं नहीं, यानी फेल होने के लायक हैं। देयर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, के लगभग चौथाई भाग जो है ऑफ द क्लास, कक्षा का, शुड बी केप्ट बैक, उनको रोका जाना चाहिए।
वो कह रही है अगर आप मुझसे पूछें कि कितने बच्चों को फेल करना हो सकते हैं या पास हो सकते हैं, तो मैं ये कहूँगी अबाउट क्वार्टर, लगभग चौथाई भाग जो है हिस्सा है, क्वार्टर जो है, उतने बच्चों को पीछे रोका जाना चाहिए। वो क्या है, सो मैनी डमीज दैट अबाउट, मतलब नकली छात्र हैं, दिखने में छात्र हैं लेकिन पढ़ते लिखते नहीं हैं, दे शुड बी केप्ट बैक, उनको रोका जाना चाहिए। बट लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही है वो, लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो अध्यापक होते हैं वो इस दुनिया पर, ऑन अर्थ का मतलब दुनिया पर, मोस्ट माने सबसे अधिक, अनप्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी भविष्यवाणी की जा सके, और अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी भविष्यवाणी ना की जा सके, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सके कि अगले सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा। तो वो कह रही है मेरी समझ से जो टीचर्स हैं वो इस दुनिया पर सबसे अधिक अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं। क्रीचर्स माने प्राणी, ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि जब कभी जो है जब किसी को डांटना होगा तब डांटेंगे नहीं, पीटना होगा तो पीटेंगे नहीं, जब नहीं पीटना होगा तो पीटेंगे, या जब नहीं डांटना होगा तो डांटेंगे, और जब इसको ऐसा लगता है कि बच्चा फेल हो जाएगा तो बाई चांस वो पास हो जाता है। तो वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, अध्यापक जो होते हैं वो इस दुनिया पर सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स हैं, ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अगले कदम पर वो क्या करेंगे। आई एम नॉट सो वरीड, मैं बहुत इतना ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपनी सहेलियों के बारे में, जो लड़कियां मित्र हैं, लड़की मित्र हैं उनके बारे में, एंड माई सेल्फ, अपने बारे में। तो वो कह रहे मैं अपने बारे में और अपनी फ्रेंड्स के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वील मेक इट, हम सफल हो जाएंगे, हम कैसे भी करके पास हो जाएंगे। मेक इट का मतलब हम ऐसा कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट, एकमात्र विषय, आई एम नॉट श्योर, जिसके बारे में मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, मैं निश्चित तौर पे नहीं कह सकती हूँ, श्योर नहीं हूँ कि मैं पास होंगी या नहीं, अबाउट इज मैथ्स, वो है गणित। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इन विच सब्जेक्ट डिड एनी फ्रैंक फियर टू फेल, किस सब्जेक्ट में एनी फ्रैंक को डर लग रहा था कि वो फेल हो सकती है। तो दैट इज़ मैथ्स। आप ध्यान रखेंगे सबसे कम पसंद आने वाला सब्जेक्ट, सबसे कठिन लगने वाला सब्जेक्ट उसको कौन सा था, मैथ्स। एनीवे, चलिए कोई बात नहीं, ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, जो कर सकते हैं वो क्या है, वो है वेट, इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन, उस समय तक जब तक कि वी कीप टेलिंग, हम एक दूसरे को बताते रहे, ईच अदर, एक दूसरे को, नॉट टू लूज हर्ट, कि हिम्मत मत हारो। लूज हर्ट का मतलब हिम्मत हारना, हम एक दूसरे की हिम्मत बनाते रहे और कहते रहे हिम्मत मत हारो भाई, आप पास हो जाएंगे। वो कह रहे चलो आप पास हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा डर था बच्चों को फेल होने का, और इसको भी जो सबसे कठिन सब्जेक्ट लगता है जिसमें वो श्योर नहीं है पास हो पाएगी, दैट इज़ मैथ्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देखिए यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुई है, गेट अलॉन्ग विद, ये 3 शब्द होते हैं एक फ्रेजल वर्ब में, गेट अलॉन्ग विद। इसका अर्थ होता है कि मिलजुल जाना, किस लोगों में मेल जोल बढ़ा लेना, आपस में मिलजुल जाना, लोगों में दोस्ती कर लेना, इस तरह से। तो वो कहती है आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल, प्रेटी वेल का मतलब ठीक ठाक तरीके से, मैं मेल जोल कर लेती हूँ, मिलजुल जाती हूँ, विद ऑल माई टीचर्स, अपने मित्रों के, अपने अध्यापकों के साथ मैं मेल जोल कर लेती हूँ अच्छे तरीके से, ठीक ठाक तरीके, प्रेटी वेल का मतलब ठीक ठाक तरीके से मिलजुल जाती हूँ, उनसे जो है अच्छे व्यवहार करती हूँ और वार्तालाप करती हूँ, तो मैं उनमें अच्छे से मिलजुल जाती हूँ, घुल मिल जाती हूँ। टीचर्स आर 9, देयर आर 9 ऑफ देम, जो टीचर्स हैं कितने, देयर आर 9 ऑफ देम, टोटल 9 टीचर्स हैं, 7 मेन, 7 पुरुष अध्यापक हैं, एंड 2 वीमेन, और 2 महिला अध्यापिकाएं हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो मेजर कैरेक्टर इसमें है, मेजर कैरेक्टर्स में से एक, वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स, वो है मिस्टर कीसिंग। ये इसका जिक्र अब यहाँ पर आ रहा है, उल्लेख यहाँ पर है। देखिए मिस्टर कीसिंग, ये जो कैरेक्टर है, ये द ओल्ड फौजी, ओल्ड फौजी यहाँ पर पुराने तरह का ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में कमियां निकालता रहता है, तुनक मिजाज है, थोड़ा सा जल्दी नाराज हो जाता है,
दकियानूसी है, पुराने ख्यालों का मानने वाला ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ टीचर है, मॉडर्न टीचर नहीं। तो उसको वो कहते हैं मिस्टर कीसिंग है, वो ओल्ड फौजी हैं, यानी थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड अध्यापक हैं। हु टीचेज मैथ्स, क्या पढ़ाते हैं? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि एनी फ्रैंक को मैथ्स कौन पढ़ाता है? हु टीचेज एनी फ्रैंक मैथ्स? तो मैथ्स कौन पढ़ाता है? मिस्टर कीसिंग। एक क्वेश्चन ये हो गया। वॉज अनॉयड, वो नाराज थे, विद मी, मेरे साथ, वो मुझसे नाराज थे, फॉर एजेस, कई युगों से, ऐसा लगता है कई युगों से वो नाराज चल रहे थे मुझसे, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि क्यों नाराज थे? बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी कक्षा में, इसीलिए जो मैथ के टीचर हैं मिस्टर कीसिंग, वो उससे नाराज रहते थे। ये क्वेश्चन बनता है, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एंग्री या अनॉयड विद एनी फ्रैंक? मिस्टर कीसिंग एनी फ्रैंक से क्यों नाराज थे? तो आंसर है बिकॉज शी टॉक्ड सो मच। आगे देखिए, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, सेवरल आफ्टर माने के बाद, सेवरल अनेक, वार्निंग्स चेतावनियां, कई चेतावनियों के बाद भी, ही असाइंड, उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दे दी, मी, मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क, कुछ अतिरिक्त होमवर्क की जिम्मेदारी दे दी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क की जिम्मेदारी दे दी, एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया, मुझे दे दिया। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था कि एक एसे लिख कर लाओ, ऑन द सब्जेक्ट, किस टॉपिक पर, किस विषय पर? अ चैटर बॉक्स, अ चैटर बॉक्स, एक यानी एक बातूनी व्यक्ति के ऊपर पूरा ऐसे लिख करके लाओ। ये यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से एसेज उन्होंने असाइन किए थे। 3 एसेज दिए थे, तो 3 एसेज में पहला टाइटल क्या था, सब्जेक्ट क्या था पहले एसे का? अ चैटर बॉक्स। अब वो कह रही है चैटर बॉक्स, ये इस टॉपिक पर पहला ऐसे लिखना था उसको, अ चैटर बॉक्स। फिर वो कह रहा अरे ये कैसी बात है, चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हैं? अबाउट दैट, उसके बारे में। आप एक चैटर बॉक्स के बारे में आखिर क्या लिखेंगे? एक बातूनी व्यक्ति के ऊपर आपको ऐसे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं चिंता करूंगी, फिक्र करूंगी, अबाउट दैट, उसके बारे में, लेटर, बाद में। उसने कहा ठीक है, टीचर पढ़ा रहे थे तो वो नाराज हुए जब ये बातें कर रही थी, तो उन्होंने गुस्से में कह दिया अच्छा एक सब्जेक्ट मैं आपको दे रहा हूँ, एक टॉपिक दे रहा हूँ, टाइटल दे रहा हूँ, उस पर आप एक ऐसे लिख करके लाइए। और टाइटल क्या दिया? चैटर बॉक्स, यानी बातूनी व्यक्ति। तो वो कह रही अरे ये कैसा सब्जेक्ट है, ये कैसा टॉपिक है इस पर क्या लिखा जा सकता है? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं उसके बारे में बाद में चिंता करूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया, मैंने निर्णय लिया कि ज़्यादा टेंशन अभी नहीं ले रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ, तो बाद में डिसाइड करूंगी। आई जॉटेड डाउन, जॉट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, मैंने उसको अंकित कर लिया, कॉपी पर लिख लिया। द टाइटल, उस टाइटल को, शीर्षक को, इन माई नोटबुक, अपनी नोटबुक में इस टाइटल को लिख लिया। टक्ड इट इन माई बैग, और मैंने अपनी बैग में उस कॉपी को रख लिया, नोटबुक को। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश की कि मैं शांत रहूं। मैंने इस बात की कोशिश की कि मैं चलिए टॉपिक आपका नोट कर ले रही हूँ, और फिर मैं अपने आप को शांत करने की कोशिश, रखने की कोशिश करने लगी कक्षा में। यहाँ तक ये बात समाप्त होती है। देखिए इसको आप पढ़ेंगे, और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, दे विल सब्सक्राइब एंड दे विल रीड इट ट्वाइस, कम से कम 2 बार इस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे, समझेंगे। जब पूरी कहानी समझ में आ जाएगी तभी आप उसके क्वेश्चंस के आंसर सही से कर पाएंगे।